मैं महेंद्र कुमार हरिद्वाल आप सभी का एक बार फिर से आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो प्रीवियस टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो था प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद का टॉपिक है एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको अपन दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर अपन एस्पेक्ट ना लिख के अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है टाइप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तब भी उस टॉपिक का नाम क्या है, सही है। और जो अपन इस ग्रोथ के अंदर एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो ग्रोथ को तीन भागों में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल ग्रोथ, सेकंड होता है मोटर ग्रोथ, और जो थर्ड वन होता है वो होता है सेंसरी ग्रोथ। इसके अंदर जो बायोलॉजिकल ग्रोथ लेते हैं उसको भी आगे से अपन चार भागों में बांटते हैं। हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं, हेड सर्कमफेरेंस लेते हैं और अपना चेस्ट सर्कमफेरेंस लेते हैं। जो मोटर ग्रोथ होती है उसको भी अगेन दो भागों में बांटते हैं, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर। और सेंसरी ग्रोथ को आगे डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। तो जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं हाइट। हाइट का मतलब होता है लंबाई। हाइट का मतलब क्या होता है, लंबाई। तो जो बच्चा जन्म लेता है उस दौरान जब उसकी लंबाई होती है वो अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर के करीब ली जाती है। 45 सेंटीमीटर से लेकर जब 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो हाइट होती है वो कैसी मानी जाती है, आइडियल हाइट मानी जाती है। और इसके बाद में जब बच्चा इस हाइट का डबल कब हो जाता है, 4 ईयर एज में, जो ये जन्म लेने के दौरान जितनी हाइट होती है उसकी डबल हाइट, उसकी डबल हाइट मतलब कि अगर 45 सेंटीमीटर उसकी जन्म के दौरान हाइट है तो 4 साल के बाद में उसकी हाइट 1 मीटर हो जाती है। उसकी हाइट कितनी हो जाती है, 1 मीटर। और 13 साल के बाद में उसकी जो हाइट होती है वो कितनी हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, 1.5 मीटर उसकी हाइट हो जाती है। तो ये अपन लेते हैं। 1 साल पर जो बच्चा होता है उसकी हाइट लगभग 75 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। 1 ईयर के अंदर जो बच्चा होता है उसकी हाइट कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर के करीब हो जाती है। तो जो हाइट होती है वो बढ़ रही होती है, धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ रही होती है। और जब बढ़ना किसी भी चीज का होता है तो अपन उसे कहते हैं ग्रोथ। और मैच्योरेशन किसी भी चीज का होना होता है तब अपन कहते हैं उसको डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हाइट का बढ़ना क्या होती है, ग्रोथ। और वो कैसी ग्रोथ होती है, बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट तो जो अपना टॉपिक है वो है वेट। जो वेट होता है जब बच्चा नॉर्मल जन्म लेता है उस दौरान जो वेट होता है वो होता है 2.5 केजी से लेकर 3 केजी के अप्रोक्सीमेटली। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उस दौरान जो नॉर्मल चाइल्ड जन्म लेता है, नॉर्मल जो फीटस जन्म लेता है उसका वजन कितना होता है, 2.5 केजी से लेकर 3 केजी के बीच में होता है। इसके बीच में कितना भी हो सकता है। अगर आपको पर्टिकुलरली पूछे कभी भी कोई क्वेश्चन में तो मेल चाइल्ड के लिए पूछे और पर्टिकुलरली एक ही वैल्यू लिखना हो तब अपन लिखते हैं 2.9 केजी। और जो फीमेल के लिए पहुंचे पर्टिकुलरली तब अपन लिखते हैं 2.8 केजी। मैंने ये बताया था ये डिफरेंस क्यों होता है, ये मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने अच्छे से बताया है, वहां पर जाकर आप देख लेना और भी। और जो ये वेट होता है वो लगभग 6 महीने बाद में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। लगभग 6 महीने बाद में जो 3 किलो का बेबी है वो कितने हो जाता है, 6 किलो का बेबी हो जाता है। और 1 साल पर जो वेट है वो कितना हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, लगभग 9 केजी के आसपास हो जाता है। तो ये वेट दर वेट जो ईयर दर ईयर है वेट बढ़ता रहता है। जब नॉर्मल जन्म लेता है बेबी तो 2.5 से 3 किलो का होता है। और उसके बाद में जब बेबी 6 महीने का होता है तब जो वेट नॉर्मल वेट जब जन्म ले रहा होता है उसके दौरान जितना वेट होता है उसका कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, 6 केजी के आसपास। और 1 साल पर इसका वेट बढ़कर कितना हो जाता है, 9 केजी के आसपास। फिर जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो हेड सर्कमफेरेंस। ध्यान रखना एक चीज का, इन दोनों में कंफ्यूजन यही होता है कि नॉर्मली अपन जब देखते हैं तो चेस्ट सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है हेड सर्कमफेरेंस की बजाय। लेकिन ध्यान रखना आगे अपन जो क्लास में पढ़ेंगे उस दौरान मैं बताऊंगा कि ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो मोस्ट ऑफली 60% जो ग्रोथ होती है वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान ही हो जाती है। और उसके बाद में 2 साल तक 90% ब्रेन की ग्रोथ हो चुकी होती है, बाद में तो 10% ग्रोथ ही होती है। तो ध्यान रखना जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस की बजाय। तो जो हेड सर्कमफेरेंस होता है जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान उसका हेड सर्कमफेरेंस होता है 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर। और इसके बाद में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है वो कितना हो जाता है, 40 सेंटीमीटर। और उसके बाद में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो कितना हो जाता है, 40 सेंटीमीटर। और इससे जैसे ही आगे बढ़ता है बच्चा लास्ट 45 सेंटीमीटर जाके फिर तब तक क्या होता रहता है, फोंटानेस क्लोजर नहीं होता है।
जो अपने फ्रंटालेंस क्लोजर हो जाए, एंटेरियर फ्रंटालेल और पोस्टेरियर फ्रंटालेल। तो जो पोस्टेरियर फ्रंटालेल होता है वो तो लगभग 1.5 मंथ पर कितना हो जाता है, बंद हो जाता है, वो ओसिफिकेशन हो जाता है उसका। और जो एंटेरियर फ्रंटालेल है उसका ओसिफिकेशन लगभग 1.5 साल पर होता है, लगभग 1.5 ईयर पे होता है, ना कि मंथ पे होता है। तो जो मंथ पे नहीं होता है, ईयर तक होता है। तो जब तक फ्रंटालेल्स ओपन रहते हैं तब तक जो ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी होती है वो हो जानी चाहिए। अगर एक बार उनका ओसिफिकेशन हो गया तो फिर उससे आगे उनका ग्रोथ नहीं हो सकती। इसीलिए ज्यादा पहले बड़ा कौन सा होता है, हेड सर्क्यूम्फेरेंस चेस्ट सर्क्यूम्फेरेंस के बजाय। और जब बच्चा जन्म लेता है उस दौरान चेस्ट सर्क्यूम्फेरेंस होता है वो हेड सर्क्यूम्फेरेंस से थोड़ा सा कम होता है। कितना, 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर होता है। तो हेड सर्क्यूम्फेरेंस नॉर्मल कितना होता है, 33 सेंटीमीटर जब बच्चा जन्म लेता है। और जो चेस्ट सर्क्यूम्फेरेंस है वो कितना होता है, 31 सेंटीमीटर होता है, 31 सेंटीमीटर होता है। अब जो अपन लेते हैं नेक्स्ट ऑफ ऑल मोटर ग्रोथ। मोटर ग्रोथ का मतलब होता है जो अपनी मसल्स हैं उनके अंदर क्या होना, डेवलपमेंट होना। अब जब मसल्स के अंदर ग्रोथ होती है तो वो अच्छे से क्या करती है, मूवमेंट करती है। और जब वो अच्छे से मूवमेंट करती है उसे कहते हैं अपन ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। उसे क्या कहते हैं अपन, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। जैसे खड़े होने की कैपेबिलिटी, बैठने की कैपेबिलिटी डेवलप होना और चलने की कैपेबिलिटी क्या होना, डेवलप होना, वो सारा किस में आता है, ग्रोस मोटर के अंतर्गत। और अपन फाइन मोटर में पढ़ते हैं वो जो अपनी मसल्स होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे चीज से उनका क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना। जैसे अपन को चाहत हुई कि यहाँ पर कोई चीज रखी हुई है उसको अपन उठाएंगे। अब जब अपन उसको उठाने के लिए जो मसल्स को अपन ये एक्सटर्नल मूवमेंट करवाएंगे तो उसको उठाने के लिए अपन मूवमेंट करवाएंगे तो उस दौरान इस हाथ को क्या ले रहे हैं अपन, काम में ले रहे हैं। इस हाथ की मसल्स को अपन क्या ले रहे हैं, काम में ले रहे हैं। और वो काम करने का जो डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है वो होती है फाइन मोटर के अंतर्गत। और जो नेक्स्ट ग्रोथ आती है वो अपनी होती है सेंसरी ग्रोथ। सेंसरी ग्रोथ का मतलब, सेंस का मतलब सेंस का डेवलपमेंट होना। और सेंस का डेवलपमेंट मतलब अपने कोई चीज टच होती है तो उसको अपन को पता चलता है। तो वो कैसे पता चलता है, नर्वस टिश्यू का क्या होता है, पूरा का पूरा मैचुरेशन होता है। जब तक नर्व का डेवलपमेंट नहीं होता है, न्यूरॉन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, तब तक सेंसरी ग्रोथ कंप्लीटली अचीव नहीं की जा सकती। तो इसके दौरान अपन को सेंसेशन का क्या चलता है, पता चलता है। और नेक्स्ट ऑफ ऑल जो अपन पढ़ेंगे, ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है अपना। नेक्स्ट ऑफ ऑल जो एस्पेक्ट होते हैं उसका पढ़ेंगे अपन डेवलपमेंट का। तो जो डेवलपमेंट में एस्पेक्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल, दूसरा मोरल, तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, फिर सेक्सुअल डेवलपमेंट लेते हैं, फिर सोशल डेवलपमेंट लेते हैं और फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट लेते हैं। इनको आप 1 by 1 वैसे भी पढ़ सकते हो। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इनको आप, इनकी थ्योरियां दी गई हैं बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे इंटेलेक्चुअल की थ्योरी दी गई है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, वो दी थी जीन पियाजेंट ने। और जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो दी थी कोलबर्ग ने। इमोशनल डेवलपमेंट है उसकी थ्योरी दी थी इरिक इरिक्सन ने। सेक्सुअल की सिगमंड फ्रॉइड ने। और जो साइकोसोशियल, इसको साइकोसोशियल थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो भी किसने दी थी, इरिक इरिक्सन ने दी थी। तो ये सारे अपन जब डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे अपन किसमें, थ्योरी वाइज पढ़ेंगे। और इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरियां हैं वो लगभग अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, मोरल वाली, सेक्सुअल वाली और साइकोसोशियल वाली। ये 3 थ्योरियां अपने लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो अपन इन थ्योरियों का 1 by 1 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो आज अपन थ्योरी पढ़ेंगे वो कौन सी है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, या साइंटिस्ट किसने दिया था, कोलबर्ग थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो दी थी कोलबर्ग ने। किसने दी थी, कोलबर्ग ने। और ये कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी वो डिपेंड थी किस पर, मोरालिटी के ऊपर। जो अपने जीवन में मोरालिटी होती है, मोरालिटी को हिंदी में बोलते हैं नैतिकता के ऊपर, कि अपन सही काम कर रहे हैं या जो अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं अपन उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो माइंड का विकास है वो अपना कैसा हो रहा है, अपन की सोचने और समझने की शक्ति क्या है, इसके ऊपर इसने एक थ्योरी दी थी। जो थ्योरी थी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वो दी थी कोलबर्ग ने। और ये जो कोलबर्ग ने थ्योरी दी थी तो उस दौरान इसने बहुत सारे लोगों पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 2 एक्सपेरिमेंट थे, मोरल डिलेमा और हिंज डिलेमा।
तो जो मोरल डिलेमा है, उसके डिलेमे का मतलब होता है दुविधा में फंसना। किसमें फंसना? दुविधा में फंसना। मतलब दो तीन आपको वे दिखाए जाएंगे, रास्ते दिखाए जाएंगे, और उन रास्तों के अंदर आपको कौन सा चूज करना है ये आपको पता करना होगा। अगर आपने राइट वे चूज किया है, इसका मतलब आपकी मोरल वैल्यू है, आपकी मोरलिटी है, आपकी सोचने और समझने की शक्ति है, वो कैसी है? वेल एंड गुड है। तो जो मोरल डिलेमा था, इसके अंतर्गत आपको ये बताया गया था, इसके अंदर ये देखा गया था कि आपको 3-4 चीजें एक साथ दे दी जाती हैं। जैसे मान लो किसी तालाब के अंदर आपकी माँ डूब रही है, आपका लवर डूब रहा है, और उसी तालाब के अंदर एक ऐसी चीज रखी हुई है जो बहुत ही कीमती है, जैसे हीरो से भरा हुआ क्या रखा हुआ है? बक्सा रखा हुआ है। अब आप किस चीज को पहले बचाओगे? जिसको पैसों की जरूरत होगी वो हीरो को बचाएगा, जिसको लवर की जरूरत होगी वो लवर को बचाएगा, और जिसको माँ या परिवार की जरूरत होगी वो किसको बताएगा? माँ को बताया जाएगा। तो ये दुविधा में फंसा दिया जाता है, और फिर आपके सोचने और समझने की शक्ति का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। वैसे ही जो दूसरा डिलेमा है वो हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा जो है, उसमें हिंज नाम का एक व्यक्ति था, और जो व्यक्ति था हिंज नाम का, तो उसकी जो वाइफ थी, उसको एक ऐसी बीमारी थी जो इजीली क्या नहीं हो सकती थी? ठीक नहीं हो सकती थी। अब जब ठीक नहीं हो सकती थी तो इसने इलाज के लिए दर दर क्या खाई? ठोकरे खाई। और जब दर दर ठोकरे खाई तो एक दिन इसको पता चला कि कोई केमिस्ट है और उसके पास में क्या है? इस इलाज की दवाई है। अब वो दवाई लेने के लिए जब उस केमिस्ट के पास से जाता है, तो जो दवाई है 100 रुपए की दवाई है, तो उसके 100 गुना दाम मांगता है वो। अब जब 100 गुना दाम मांगता है तो वो हिंज के पास नहीं होते हैं। अब जब हिंज के पास नहीं होते हैं तो वो वहां से वो उस केमिस्ट से जितनी मिन्नतें करनी होती है वो उतनी मिन्नतें कर लेता है। फिर भी जब वो केमिस्ट उसको दवाई नहीं देता है तो वो क्या करता है? हिंज थक हार के घर पर आ जाता है। अब उसको अगर अपनी वाइफ को ठीक करना है तो वो दवाई उसको चाहिए होगी, और जब चाहिए होगी दवाई, तो या तो वो केमिस्ट नहीं दे रहा है, तो वो उसको दवाई क्या करनी होगी? चुरानी होगी। और ये हिंज क्या करता है? दूसरी रात को वहां जाता है और उस दुकान का ताला तोड़ता है, और ताला तोड़कर वो दवाई चुरा के ले आता है, और चुरा के अपनी वाइफ को दे देता है। अब जब वाइफ को वो दवा दे देता है तो वाइफ क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। अब ये इसका करना सही था या गलत, ये इसकी मोरल वैल्यू पर डिपेंड होती है। ये उससे 3 क्वेश्चन पूछता, कोलबर्ग ने उससे 3 क्वेश्चन पूछे थे कि केमिस्ट का उस दवा को महंगे दाम में बेचना क्या था? गलत था। तो तेरा उस दवा को चुराना भी क्या था? गलत था। तो गलत था या नहीं, ये कौन डिसाइडेड करेगा? ये हिंज डिसाइडेड करेगा। इसको लगेगा कि अपना चुराना गलत है, अपने जो किया है वो लॉ के खिलाफ है, और लॉ के खिलाफ है तो अगर ये पुलिस में जाके क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है। अगर ये सरेंडर नहीं कर रहा है तो सही कर रहा है या गलत, और इसने सरेंडर कर दिया तो सही कर रहा है या गलत। पहली बात तो केमिस्ट का दवा को हाई रेट में बेचना भी क्या था? गलत। तो गलत था, तो हिंज ने उसको चुराया तो वो भी क्या था? गलत। लेकिन अगर हिंज ने चुराया और चुराने के बाद में उसने क्या किया? पुलिस में जाके सरेंडर कर दिया कि मैंने चुराया तो था, लेकिन वो मैंने जो चुराया था चीज, जो दवाई मैंने चुराई है वो मेरी वाइफ के भले के लिए ही चुराई थी। तो वो चुराई तो वो जाके कहाँ सरेंडर कर देगा? पुलिस में। तो ये उसकी मोरालिटी का क्या चलता है? पता चलता है। और ऐसे ही इसमें आगे जो इस कोलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें इसने 3 भागों में बांटा था, 3 लेवल में बांटा था। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरागत चीजें चल रही होती हैं, जो अपनी एज में आते हैं तो अपने लिए जो परंपरागत चीजें चल रही है, जो रूल एंड रेगुलेशन बने होते हैं उन्हीं को अपन को क्या करना होता है? मानना होता है। और उन रूल एंड रेगुलेशन को अपन नहीं मानते हैं और उनको अपन चेंज करवाते हैं, तो ये सारे चीजें अपन इन लेवल के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो प्री कन्वेंशनल है मतलब कि जो परंपरागत चीजें चल रही हैं उससे पहले वाली स्टेज। तो जैसे बच्चा होता है, स्टेज 0 के अंतर्गत माना गया है 0 से 2 ईयर का बच्चा। अब इसको ना तो कोई गुड है या कोई बैड पर्सन है उसको कोई पता नहीं होता है, नो अवेयरनेस होती है, इसको किसी चीज के बारे में कोई पता नहीं होता है। जब इसको टॉफी मिल रही होती है ना तब तक तो वो अच्छा लगता है, और जब उसको टॉफी देना बंद कर देता है तब वो उसको क्या लगने लग जाता है? बुरा लगने लगता है। तो इस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, ना किसी के बारे में अच्छा है कि बुरा है पता होता है। जो स्टेज 2 होती है वो होती है 2 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए। और जो ये 2 साल से लेकर 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ओबिडेंस एंड पनिशमेंट का डर होता है कि अपन ने कोई गलत हरकत की है तो अपन को मम्मी या पिताजी क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। और यही एक्ट करते हैं, वो जो भी काम करते हैं तो उसमें वो किससे बचना चाहते हैं? पनिशमेंट से बचना चाहते हैं। और पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, ओबिडमेंट का मतलब होता है वो क्या लेना चाहते हैं? शाबाशी लेना चाहते हैं।
तो वो अच्छा क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वो लॉ के अनुसार जो कानून बनाए होते हैं उन्हीं के अनुसार वो क्या करते हैं, चलते हैं। और जो स्टेज सेकंड आती है, वैसे तो स्टेज थर्ड हो गई, लेकिन 0, फर्स्ट और सेकंड, जो सेकेंड स्टेज आती है वो आती है 4 to 7 ईयर के बच्चों के लिए। और ये बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग एज वाले बच्चे होते हैं या प्री स्कूल एज वाले गोइंग वाले बच्चे होते हैं। तो इनका रिवार्ड पर क्या होता है, ध्यान होता है। मेनली जो इनका ध्यान होता है वो किस पर होता है, रिवार्ड पर, फोकस ऑन रिवार्ड। जब भी ये कहीं पर भी फर्स्ट LKG UKG में पढ़ रहे होंगे तो ये टॉप आने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि मैं फर्स्ट पर आऊंगा तो मुझे कोई ना कोई क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, कोई ना कोई ट्रॉफी दी जाएगी, कोई ना कोई जैसे सिक्का देते हैं, कई पेन देते हैं टीचर्स, तो वो अपन को क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए। तो जो रिवार्ड चाहिए तो वो अच्छी क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, गलत रास्तों पर नहीं जाएगा। तो उसका मोरल जो डेवलपमेंट होगा, जो उसकी मोरालिटी डेवलप होगी, जो उसकी नैतिकता डेवलप होगी, जो उसकी सोच डेवलप होगी, वो कैसी होगी, अच्छी होगी। और इस थ्योरी के अंदर मोरल मतलब कि मोरालिटी के बारे में ही क्या की गई है, बात की गई है। और जो सेकंड स्टेज है वो होती है, जो सेकंड लेवल है वो होता है कन्वेंशनल लेवल या कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरागत चीजें जो चल रही होती हैं शुरू से लेकर आज तक। कई कई बुक में यहाँ पर 2 स्टेज दी गई हैं। जो ये सेकंड वाली स्टेज है वो कन्वेंशनल के अंतर्गत भी आती है, लेकिन जो आइडियल जो होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेज होती है कन्वेंशन के अंदर, स्टेज थर्ड। और ये जो एज होती है वो 7 से लेकर 10 ईयर के बीच में होती है। इस स्टेज के अंदर जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो हमेशा कैसा बनना चाहती हैं, अच्छा बनना चाहती हैं। तो अच्छा तभी बनते हैं जब अपने माँ बाप का क्या मानते हो आप, कहना मानते हो। जब हर चीज वो चाहे गलत हो या सही हो, जो माँ बाप ने आपको रास्ता दिखाया है या जो पहले से लोग चले आ रहे हैं आप उसी लेवल पर चल रहे हो, तब तक तो क्या होता है, सही। और जैसे ही आपने उसके खिलाफ कोई आवाज उठाई या कुछ और किया तो वो हो जाता है बैड बॉय और बैड गर्ल्स। इसको आप समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, जो अपनी एज होती है लगभग 7 से 10 साल या इससे आगे बढ़कर आप एडोलेसेंस में जाते हो, तो आप अपनी थिंकिंग पावर खुद डेवलप करने लग जाते हो। अब जब खुद डेवलप होने लग जाती है तो आप सोचते कुछ और हो और माँ बाप आपको कुछ और बताते हैं, तो आपकी सोच में क्या होने लग जाता है, डिफरेंस आने लग जाता है। और जब सोच में डिफरेंस आने लग जाता है तो आप अपने वे से चलते हो और वो आपको अपने वे से चलाने लगते हैं। और उसी दौरान आपका मोरालिटी डेवलप होना, अगर आप सही रास्ता उस दौरान पकड़ लिया तो सही वे में चलोगे, आपकी मोरल जो वैल्यू होगी, आपको जो समाज के अंदर जो स्थान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जैसे लोग जो अच्छा बॉयज होता है तो फिर वो कुछ कर भी आता है ना तो घर वाले ऐसे ही कहते हैं नहीं मेरा लड़का ऐसा नहीं हो सकता। और आप लोग घर वालों का ही कहना नहीं मानते और बाहर कुछ करके आ जाते हो ना, तो फिर घर वाले भी ऐसे ही कहते हैं कि क्या मालूम करके आ गया होगा, है ना। तो ये सारे अपन देखते हैं स्टेज थर्ड में। और पोस्ट कन्वेंशन का मतलब होता है जो चीजें आप उन्हें बदलना चाहते हो। जब आप एडोलेसेंस लाइफ में आते हो तो कई लोग होते हैं, जैसे अभी चल रहा है किसान आंदोलन, और जो किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान का जो कानून आया है तो उस कानून को वो सही नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि इस कानून को थोड़ा बहुत क्या किया जाए, बदला जाए। तो जब आप एडोलेसेंस एज में आ जाते हो तो यहाँ आ जाते हो तो आप जाते हो स्कूल लाइफ में, और जब स्कूल लाइफ में एडोलेसेंस में होते हो तो आप 10th या 12th क्लास के करीब पहुंच जाते हो। और उस दौरान आपको क्या दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, टीचर्स के द्वारा पीटा जाता है। तो आप क्या सोचते हो, ये कानून जिसने बनाया है उसने क्या बनाया, खराब बनाया, हमको पीटा नहीं जाना चाहिए, या इस कानून में क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत बदलाव होना चाहिए। तो आप स्टेज जब 4th में जाते हो तो आप चाहते हो कि इस लॉ को थोड़ा बहुत क्या किया जाए, बदला जाए, लॉ और सोशल ऑर्डर को थोड़ा बहुत क्या किया जाए, चेंज किया जाए। जब जरूरत पड़े तब क्या करना होगा, चेंज करना होगा। जब तक अपनी जरूरत नहीं है तब तक सही है, और जैसे ही लगे कि इस कानून को बदलना चाहिए तब उस कानून को क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। और जो स्टेज 5 है लगभग यहाँ तक एडल्ट हो जाता है, वैसे तो एडल्ट एज वाले को माना गया है, लेकिन इस स्टेज 5 तक भी किसी का मोरल डेवलपमेंट नहीं होता है। लगभग जो मोरल डेवलपमेंट होता है एडल्ट होने के बाद में भी, तो वो स्टेज 3 तक ही होता रहता है। इस स्टेज में आने का मतलब है कि उसका क्या हो चुका है, सबसे अधिक उसकी मोरालिटी क्या हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है। वो खुद के बारे में सोचता है, वैसे सोचता है, और सोसाइटी के बारे में वो सोचता है। जैसे इसका डेवलपमेंट होना, स्टेज 5 का जो डेवलपमेंट या जो आप मोरल डेवलपमेंट मानते हो, उसका सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं अपन महात्मा गांधी। और जो महात्मा गांधी होते हैं वो खुद के बारे में जो सोचते थे, लेकिन अपने से जो नीचे थे अपन आज़ादी दिलाने के लिए सब लोगों के बारे में वो क्या करते थे, सोचते थे। तभी तो इसमें बोला गया यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स काम में लेते हैं, सबको एक सम्मान मानते हैं।
और जो ये थ्योरी थी वो कोलबर्ग ने दी थी, और कोलबर्ग यही कहता है कि धीरे धीरे जो अपना मोरल डेवलपमेंट हर स्टेज में जितना होना चाहिए वो होना ही चाहिए। अगर आपने ये स्टेज में मोरल डेवलपमेंट नहीं किया तो जो आपके सोचने और समझने की शक्ति है, जो आपके निर्णय लेने की शक्ति है, वो क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। मान लो आपका डेवलपमेंट यहीं तक है, स्टेज सेकंड तक ही, और आप एडल्ट में आ गए। अब जब आप एडल्ट में आ गए और जो आपकी मोरालिटी है वो भी स्टेज सेकंड में ही डेवलप रही है, तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, रिवार्ड पर। तो आप बड़े होने के बाद में भी कैसी हरकतें करोगे, आप सोचोगे जैसे मान लो कोई टेस्ट देने जा रहे हो तो आप सोचोगे इस टेस्ट में अपन को फर्स्ट आना है और क्या पाना है, रिवार्ड पाना है। ऐसे नहीं सोचोगे कि अपन को इस टेस्ट में फर्स्ट तो आना है, वैसे आना है और जो भी लगनी है साथ साथ में। और इसके साथ साथ में अगर आप एडल्ट में आ चुके हो तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब सबके बारे में सोचोगे कि मैं तो फर्स्ट आऊंगा वैसे आऊंगा, और भी आने चाहिए। आपको जलनशील की भावना जो जागृत होगी वो नहीं होगी। और जब एडल्ट में जब ज्वलनशील की भावना होती है वो एडल्ट में जब जागृत नहीं होती है ना, तभी वो सबके बारे में सोच सकता है, अन्यथा नहीं सोच सकता है। सो लेट्स बिगिन। आज की क्लास अपन ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।